प्यारे छात्रगण, आज हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए गणित में 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। संस्कृत का पूरा बुक अपलोड हो चुका है, ऑब्जेक्टिव सहित अपलोड हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत बुक्स को पूरे हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, साथ ही साथ उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी हल किया हुआ है। आप देखकर अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। और मैथमेटिक्स का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर देखें और यथासंभव लाभ उठाने का प्रयास करें। तब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 65 डिग्री बटे कॉस 25 डिग्री। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ऊपर में क्या है, साइन 65 डिग्री, नीचे क्या है, कॉस 25 डिग्री। तो इसमें से दोनों को या तो ऊपर वाले को कॉस में कीजिए या तो नीचे को साइन में कीजिए। तो इसके लिए क्या हम लोग सूत्र पढ़ें। जैसे ऊपर वाले को हम बदलना चाहेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस 25। 90 में यदि हम 25 घटा देते हैं तो 65 बचता है, और नीचे ज्यों का त्यों छोड़ देना है। तो फिर अब देखिए, हम लोग सूत्र पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ 25 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 25 और बटा क्या हो गया, कॉस 25, और ये कट के कितना होता है, 1। तो हमारा एक नंबर का आंसर हो गया 1। अब हम देखते हैं 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसे आप याद रखिए कि यहाँ पर कहता है कि ये कब बराबर होगा। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या रखा जाए, यहाँ पर दोनों साइड, जो कि ये मान बराबर हो जाएगा दोनों साइड। तो इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यदि आप थीटा बराबर यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा का मान आप रख देते हैं तो दोनों साइड बराबर हो जाता है। अन्य मानों के लिए ये जो है बराबर नहीं है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पर यदि 0 लिखते हैं, साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 बराबर 1 होता है, तो बराबर नहीं है। लेकिन थीटा के लिए मान जो है बराबर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। तो अब देखिए, इसको हम कैसे बनाते हैं, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। तब इसमें से आप किसी एक को फिर चेंज कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 47। अब 90 में 47 घटा दीजिए तो 43 बचेगा। 90 में 47 आप यदि घटा देते हैं तो कितना बचता है, 43 बचता है। और इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 47 डिग्री। अब देखिए, इसको यदि आप फिर सूत्र पर तोड़िएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 47 डिग्री घटा साइन स्क्वायर 47 डिग्री। तो 47 डिग्री में साइन घट रहा है, समान संख्या है, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर। अब चलते हैं चौथा नंबर। हमारा क्वेश्चन चौथा नंबर क्या कहता है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, टेन स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों हम रख रहे हैं, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस माइनस से इसको फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचता कितना है, -1 बचता है। तो हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का आंसर क्या होगा, -1 होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख पा रहे हैं 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा।
4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख लेते हैं 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। फिर आप इसको उसी सूत्र पर तोड़िए, 4 का 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है 4 टेन स्क्वायर थीटा। ये जो कहते हैं देख रहे हैं 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। 4 गुना 1 किए, इसको सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर तोड़ दिए, 4 गुना 1 4। अब 4 गुना टेन स्क्वायर तो क्या होगा 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो हमारा क्या बचता है बराबर 4 बचता है। और ये हमारा 5 नंबर का आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, यदि कॉस 50 डिग्री बराबर एक्स तो साइन 50 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कॉस 50 डिग्री बराबर एक्स तो साइन 50 बराबर कितना होगा, साइन 50। अब देखिए कॉस 50 डिग्री बराबर एक्स है तो साइन 50 डिग्री बराबर कितना होगा। तो बिल्कुल आसान हिसाब है। अब सूत्र आप पढ़ें साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा के जगह पर 50 डिग्री है, थीटा के जगह पर कितना है 50। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 50 डिग्री √1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। तो अब देखिए हमको साइन 50 का मान निकालने का है और 1 माइनस कॉस 50 का मान दिया हुआ है। कॉस 50 का मान क्या क्या दिया एक्स, तो यहाँ पर स्क्वायर है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये हमारा हो जाता है आंसर। तो इस तरह से 6 नंबर का भी आंसर हमारा आ जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में क्या है साइन ए बराबर कॉस ए, साइन ए बराबर कॉस ए। तो कह रहा है टेन ए का मान निकालने के लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है साइन ए बराबर कॉस ए, साइन ए बराबर क्या है कॉस ए। तो टेन ए का मान कह रहा है निकालना। तो हमारा क्या होगा इसको हम इधर करेंगे, जब कॉस ए इधर आ जाएगा तो ये टेन ए में बदल जाएगा। या तो सबसे अच्छा तरीका है दोनों तरफ कॉस से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ कॉस ए से भाग देने पर, से भाग देने पर आप इधर से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। और इधर भी क्या हो जाएगा कॉस ए बटा कॉस ए, कॉस ए बटा कॉस ए। तो साइन ए में कॉस ए से भाग दी तो आपको पता है सूत्र है साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है टेन ए। और इधर क्या हो जाएगा कॉस ए में कॉस ए भाग लेगा, समान संख्या में समान संख्या से भाग लगता है तो आंसर 1 आ गया। यानी टेन ए का मान कितना होगा 1 होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x + 3y बराबर 5 का आलेख होगा। तो इसे तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। आलेख इसे बनाना नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा सरल रेखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। अब देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन है नहीं लेकिन मैंने बता दिया। एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो भुज होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स निर्देशांक को पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए ये जैसे हम एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पर पूछा जा रहा है वाई अक्ष पर, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0y होगा। एक्स अक्ष पर यदि रहता है तो क्या होता है x 0 होता है, लेकिन यहाँ पर y अक्ष पूछा गया है तो y अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा 0y होगा। ठीक है, इधर यहाँ से यहाँ ऊंचाई हमारा जो है y लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ जितना ऊंचाई होगा और यहाँ से 0 हो जाएगा, यानी कि इसका निर्देशांक क्या होगा 0y होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 10 नंबर का आंसर होगा 0y, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में कह रहा है त्रिभुज का मध्यिका। तो पहले हम त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं। अब ये मध्यिका किसको कहते हैं, इसके मध्य भुजाओं को, ठीक है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिला दिया जाता है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसको मैंने यहाँ मिला दिया। देखिए हमसे गलत हो गया, क्योंकि ये लाइन जो है एक दूसरे पर काटता है, इसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं। सॉरी, इसको यहाँ से मिलाते हैं। चलिए इसको काट देते हैं। ये त्रिभुज बना है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ए है। ये मान लिया जाए ए बी सी हो गया, इसको डी ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए और इसको एफ ले लीजिए। अब देखिए इसको सम्मुख शीर्ष से मिला देते हैं, इसको भी सम्मुख शीर्ष से मिलाते हैं और इसको भी सम्मुख शीर्ष से मिला दी। तो ये हमारा क्या केंद्रक है, ये हमारा क्या केंद्रक है जी से इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ प्रत्येक मध्यिका जो है शीर्ष के तरफ से 2 अनुपात और शीर्ष के नीचे, जैसे कि यहाँ से यहाँ एक उदाहरण बताते हैं आपको, ए जी अनुपात जी, तो ये कितना होगा 2:1 होगा। अब देखिए इधर से बी जी अनुपात जी डी, ये भी कितना होगा 2:1। इधर से सी जी अनुपात जी एफ, और ये भी हमारा कितना होता है 2:1 होता है। यानी यहाँ से यहाँ 2 हिस्सा होता है, इधर 1 हिस्सा होता है, यहाँ से शीर्ष के तरफ से 2 हिस्सा और इसके बाकी बात 1 हिस्सा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, 2:1 हो गया। आंसर इसका कितना हो गया 2:1 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, लेकिन सबसे उपयुक्त माप जो होता है वो माध्य होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, माध्य होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार पूछ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, 20 संख्याओं का माध्य 5 है। जैसे इनमें से 8 संख्याओं का समांतर माध्य 8 हो तो शेष संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो हमारा 20 संख्याओं का समांतर माध्य दिया हुआ है, 20 संख्या का माध्य दिया है, कितना दिया हुआ है 5 दिया है। तो 20 को हम 5 से गुना कर देंगे, 20 पंचे हमारा कितना हो जाएगा 100, यानी कि टोटल योग कितना होता है, योग होता है 20 पंचे 100, योग कितना हो गया 100। अब देखिए 8 संख्या का माध्य भी दिया है, 8 संख्या का माध्य हम शॉर्ट तरीके से बना रहे हैं। 8 संख्या का माध्य कितना दिया, 8 दिया है। तो 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 8 संख्या का योग हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64। अब देखिए 100 में 64 घटा दीजिए, 100 में 64 घटा दीजिए तो कितना बचता है 36। अब देखिए संख्या कितना बचा हुआ है, तो हम देखते हैं 20 संख्या में से 8 संख्या हमारा, 20 संख्या का माध्य 100 और 8 संख्या का माध्य 8 है। तो 20 में 8 घटा दीजिए तो 12 संख्या बचा, 12 संख्या का योग जो है शेष कितना बचा 36 बचा। तो इसमें 12 से भाग दे दीजिए तो माध्य कितना हो जाएगा, यानी कि शेष संख्या का माध्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। शॉर्ट तरीके से हम बनाए। अब फिर एक बार बताते हैं, 20 पंचे 100 कर दीजिए और 8 8 64 कर दीजिए। 8 संख्या का माध्य 8 है तो 64 हो जाएगा योग, 20 संख्या का माध्य 5 है तो 100 हो जाएगा, 100 में 64 घटाएंगे 36, और शेष संख्या कितना बचा 12 में 20 में 8 घट गया तो 12 बचा। 12 संख्या का माध्य, 12 संख्याओं का योग ये 36 हुआ, तो 12 संख्या का माध्य निकाल देंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने के क्या प्रायिकता है। सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1/7 है। अब क्यों है तो देखिए 53 सोमवार। अब देखिए 52 गुना आप 7 कीजिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35 1 36, 364 दिन। अब बचा एक दिन, कितना दिन बच गया, सामान्य 365 दिन। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है जिसमें 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह तो 7 दिन का सप्ताह होता है, 364 दिन हो गया, एक दिन बच गया। अब देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है।
तो आप प्रायिकता पढ़ चुके हैं, 7 में से कोई एक दिन होगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा, 1/7 होगा। यदि इसी में यदि लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर 366 दिन का होता है, 366 दिन में 364 दिन आप घटा दीजिए तो कितना दिन बच जाता है, 2 दिन बच जाता है। अब 2 दिन में से तो कुछ भी दिन हो सकता है। अब 2 दिन में से क्या हो सकता है, जैसे मान लिया जाए सोम मंगल, ये जोड़ा बनेगा, मंगल बुध ये जोड़ा बनेगा, फिर बुध गुरु ये जोड़ा बनेगा, गुरु शुक्र भी हो सकता है, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शुक्र शनि ये जोड़ा भी बन सकता है, शनि रवि, शनि रवि, फिर एक जोड़ा और बनेगा रवि सोम। अब फिर देखिए यहाँ से पकड़ लेता है सोम मंगल, तो देखिए कितने जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 जोड़े हैं। अब प्रत्येक जोड़े में 2 2 दिन है, यानी कि दोनों। अब यदि सोमवार की बात कीजिएगा तो यहाँ देखिए सोमवार यहाँ पर भी है और सोमवार यहाँ पर भी है। अब देखिए 7 दिन में से 2 दिन भी सोमवार हो सकता है, 7 दिन में से 2 सोमवार भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि लीप ईयर की बात करेंगे, हम एक क्वेश्चन के साथ दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सामान्य वर्ष की यदि बात करेंगे तब आप एकदम बेहिचक 1/7 लिखिए, और यदि लीप ईयर की बात करता है तो आप 2/7 लिखिए। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में 1/7। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिन सोमवार पूछा गया, आपको दिन से कोई टेंशन नहीं, कोई भी दिन पूछा जाए उससे कोई टेंशन नहीं है। सोमवार रहे, मंगल रहे, बुध रहे, गुरु रहे, शुक्र रहे, शनि रहे, दिन से लेना देना नहीं है। कोई भी दिन जो है सप्ताह में एक बार आएगा, लीप ईयर बिना लीप ईयर सामान्य वर्ष में, और लीप ईयर में 2 दिन आएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। 2 गोले के आयतनों का अनुपात 27:8 है। 2 गोले के आयतनों का अनुपात 27:8 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ बटा 4/3 पाई छोटी r³ ले लेते हैं, और कितना है 27/8 है। अब देखिए 4/3 पाई कटा दीजिए तो बचा क्या, r/r का होल क्यूब बराबर 27/8। तो r/r रूट अंडर इधर घनमूल हो जाएगा 27/8, 3×3=9=27, यानी 3/2 हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जा रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr² और फिर 4πr²। इसको कैपिटल R कर दीजिए, 4 कैंसिल कर दीजिए, पाई कैंसिल कर दीजिए, यानी ई भी क्या हो गया, r/r का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं r/r हमको मिल चुका है, r/r 3/2 मिला है। यहाँ पर उसका स्क्वायर आप कर दीजिए तो 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अनुपात में इसको डाल दीजिए तो 9:4 हो जाएगा। और ये हमारा शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से हिसाब का आंसर मिल गया। अब इसको एक बार देखिएगा, 2 बार अभ्यास कीजिएगा तो हो जाएगा आराम आराम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोले की त्रिज्या को तिगुनी कर दी जाए तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक बता दिए हम कि त्रिज्या के तिगुनी का अता करने के लिए तो r को आप 3 बार गुना कर दीजिए, r पर पावर क्यू कर दीजिए, चूँकि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहा जा रहा है। 4 पाई, एक गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो r² हो जाएगा, r²। तो ये तिगुनी है, तो यानी r बराबर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3×3 कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, उसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का आयतन निकाल देंगे, 4/3 पाई r³, और इसका भी 4/3 पाई r³। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4/3 पाई कटा देंगे, r³ r बराबर कितना है, 4 है, तो 4×4×4 लिखेंगे चूँकि यहाँ पर क्यू है। और छोटा गोला कितना है, 2×2×2 का है, तो 2×4, 2×4, 2×4, यानी 2×4 कितना, 8 गोले बनेंगे। देखिए आपको इतना नहीं करना, चूँकि सीधा सीधा r³ कर दीजिए, r³ भी उतना नहीं करना, सीधा सीधा जो है बड़ा गोला उसके त्रिज्या को 3 बार गुना कीजिए, और बटे में छोटे गोले की त्रिज्या को 3 बार गुना करके और कटा दीजिए, जो बचता है वही उसका आंसर होगा। तो ये था हमारा 17 नंबर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है कि यदि किसी
गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई दिया है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका दिया कितना है, 4 पाई दिया। तो आप देखिए 4 4 कटा दीजिए और पाई पाई भी कटा दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर 1 बचा। तो आर बराबर क्या होगा, √1। तो आर बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन ये डी निकालने का था, व्यास निकालने का था। तो डी बराबर क्या होता है, 2 गुना आर, यानी कि 2 गुना 1 बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखते हैं 19। यदि किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो त्रिज्या होगा। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वृत्त की परिधि कहता है तो 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं कटेगा, 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, आर और एगो आर कट गया, इधर 2 आर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 मात्रक होगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले से काटे गए महत्तम त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहता है कि एक अर्धवृत्त है, देखिए इसके कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं। जैसे एक ये अर्धवृत्त है, इससे कहता है इसका त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ भी आर है, यहाँ से यहाँ भी आर है, और देखिए यहाँ से यहाँ भी इसका आर ही है। अब इससे कहता है महत्तम, यानी कि बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज काटना है। तब देखिए यहाँ से इस छोर को ले लेंगे, तो इधर से हमारा सबसे बड़ा आ गया, और इधर सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये होगा। यहाँ से यहाँ सबसे ऊंचा यहीं पर होगा, जहाँ पर इसका त्रिज्या होगा, ये सबसे ऊंचा होगा, और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर हाफ हो गया, आधार देखिए यहाँ से यहाँ है, इस त्रिभुज का आधार क्या है, यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ आर, तो कितना हो जाएगा 2r। यहाँ से यहाँ ये ऊंचाई है, सबसे ज़्यादा ऊंचा यही होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है। इधर यदि आप लेते हैं, इधर कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो ये कम ऊंचाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर गुना आर कितना हो जाता है, आर स्क्वायर वर्गमात्रक हो जाएगा। ये बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन, जो कि मैंने बहुत ही कम समय में और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। और यदि अच्छा लगे, उम्मीद करता हूं कि अच्छा तो लगा ही होगा, तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोनों दूसरे के पास शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य कोई भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।